एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेशन अड्डा 9। और आज का हमारा जो चैप्टर है वो है बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस। ये यहाँ पर ये क्लास 12th का चैप्टर है और बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी कि जो एग्ज़ाम जो आने वाले हैं मार्च में क्लास 12th के, तो वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और कुछ ऐसे चैप्टर्स होते हैं कि जिन्हें हमें पढ़ने का मन नहीं करता है और अक्सर उन्हें हम स्किप करते हैं, और रीज़न ये है कि क्योंकि वो हमने कभी समझा ही नहीं है। अगर हम इसे एक बार समझ लें तो शायद हमें स्किप करने की ज़रूरत ना पड़े। तो देखते हैं, इस चैप्टर को शुरू करते हैं। व्हाट इज़ बायोटेक्नोलॉजी? बायोटेक्नोलॉजी एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें हम बायोलॉजी का यूज़ करते हैं, यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म का, एंजाइम्स का, सबस्ट्रेट का, और इनका यूज़ करके क्या करते हैं कि एग्रीकल्चर, फूड प्रोसेसिंग, इंडस्ट्री, मेडिसिन में इनका यूज़ कर लेते हैं, जो कि आगे जाके बहुत ही रिवोल्यूशनरी इफेक्ट लाया है हमारी जो है कंट्री के डेवलपमेंट में, या किसी भी कंट्री के डेवलपमेंट में। तो यहाँ पर डायग्नोस्टिक बायोरिमेडिएशन, यानी किसी भी डिसीज को डायग्नोज करने में बायोरिमेडिएशन बेस्ड ट्रीटमेंट, जो आजकल बहुत ज़्यादा समस्या है। तो यहाँ पर एक है यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, यानी इसको बोलेंगे EFB। यहाँ पर इन्होंने अपने टर्म्स में बताया है कि बायोटेक्नोलॉजी क्या है। यहाँ पर इन्होंने कहा है कि इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंस एंड ऑर्गेनिज्म सेल, यानी कि नेचुरल साइंस और ऑर्गेनिज्म दोनों को जब मिला देते हैं तो इसको बायोटेक्नोलॉजी कहा है। यहाँ पर मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी का एक बेस है, यानी क्या आधार है, बेसिस ऑफ। तो यहाँ पर एक ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी रही है, और जो रिसेंटली जो ज़्यादा यूज होती है वो एक तरह से है मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी। तो ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी में हमने देखा है कि जैसे दही का जमना और ब्रेड का बनना, ठीक है। दही में भी आपको आपके जो लैक्टोबैसिलस जो बैक्टीरिया होते हैं उसकी प्रेजेंस में दही जम जाता है इजीली, जैसे ट्रेडिशनली हम करते आए हैं अपने घरों में, अभी भी करते ही हैं। और जैसे बेकरी में क्या है कि ईस्ट मिलाते हैं, ठीक है, फर्मेंटेशन के लिए, जिससे कि वो CO2 गैस निकालता है, तो जिससे कि जो डबल रोटी है या जो ब्रेड है वो उनमें वो जैसे जो उनका फूलना है, ठीक है। फर्मेंटेशन क्या है, फुलाना किसी चीज को। तो ये एज ए ट्रेडिशनली के एग्जाम्पल मांग सकते हैं। अब बेस यहाँ पर जो मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी की बात करें, अब मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी में क्या होता है कि इसका आधार है एक तो जेनेटिक इंजीनियरिंग और दूसरा है बायो प्रोसेसिंग, जैसे बोल सकते हैं एसेप्टिक टेक्निक्स। तो यहाँ पर जेनेटिक इंजीनियरिंग जो है, क्या होता है कि जेनेटिक इंजीनियरिंग मतलब जेनेटिक मटेरियल में कुछ भी ऑल्टरेशन करना। जैसे कि हमें पता है कि जेनेटिक मटेरियल क्या होते हैं, जेनेटिक मटेरियल आपके DNA और RNA होता है, ठीक है। इन्हीं से क्या मिलकर बनते हैं हमारे क्रोमोसोम, ठीक है, यही जेनेटिक मटेरियल है। यहाँ पर या तो इसका एडिशन कर दिया जाए, या फिर डिलीशन कर दिया जाए। तो एडिशन और डिलीशन, यानी एडिशन करना है तो किसी अच्छे जीन्स का एडिशन करना, जो एक हमें पता है कि इस जीन में एक अच्छी क्वालिटी है, तो हम उसका एडिशन कर रहे हैं। और अगर किसी चीज का इन्फेक्शन हो रहा है उस जीन से, तो उस जीन का हम डिलीशन कर देंगे, यानी कि एज ए DNA और RNA इसका बेस है। तो ये क्या है कि बताता है कि इंट्रोडक्शन ऑफ फॉरेन जेनेटिक मटेरियल, जैसे कि DNA और RNA है, इनटू द होस्ट जीनोम में, होस्ट के जीनोम में DNA और RNA का जेनेटिक मटेरियल का इंट्रोडक्शन, यानी कि उसमें या तो हम ऑल्ट्रेशन या तो उसका डिलीशन या एडिशन करके कर सकते हैं। इट्स फिनोटाइप। एसेप्टिक टेक्निक क्या है, इन्वॉल्व्स मेंटेनेंस ऑफ कंटामिनेशन फ्री एम्बियंस इन केमिकल इंजीनियरिंग प्रोसेस फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ प्रोडक्ट, यानी हमें कोई भी प्रोडक्ट बनाना है, अब उसमें एंटीबायोटिक्स हो गए हमारे, ठीक है, वैक्सीन हो गए, फूड प्रोसेसिंग से रिलेटेड फूड में बहुत सारे प्रोडक्ट हो गए जिनमें माइक्रोब्स यूज होते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या है कि हम कंटामिनेशन को दूर रखेंगे, हम एक ऐसा माहौल देंगे, एक ऐसा एटमॉस्फेयर देंगे, और उसके लिए ऐसी लैब्स प्रोवाइड करते हैं कि जहां पर कंटामिनेशन कम हो और प्रोडक्ट जो है बहुत ही एक बहुत ही अच्छी कंडीशन में बने विदाउट कंटामिनेशन, ठीक है। आगे देखते हैं, इसी को हम एक्सटेंडेड फॉर्म में जेनेटिक इंजीनियरिंग में होता क्या है देखते हैं। जेनेटिक इंजीनियरिंग में, यहाँ जेनेटिक इंजीनियरिंग, देखिए जेनेटिक इंजीनियरिंग में यहाँ पर मेन 3 पॉइंट्स हैं कि इसके बेस पर ही ये काम करेगा।
क्रिएशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए, जीन की क्लोनिंग करेगा एंड ट्रांसफर इनटू द होस्ट ऑर्गेनिज्म। अगर आप कोई भी डीएनए को इंटीग्रेट करना चाहेंगे तो क्या वो रेप्लिकेट होगा? नहीं, रेप्लिकेट वहां होगा जहां पर इसकी ओरिजिन होगी, ठीक है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। तो जब भी हम इंसर्ट करेंगे फॉरेन डीएनए को, तो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन पॉइंट यहां पर ही उसका रेप्लिकेशन होगा, और देन इसके बाद ही वो क्या है, अपनी कॉपीज बनाएगा, आइडेंटिकल कॉपीज बनाएगा। आगे क्या है, क्लोनिंग। क्लोनिंग किसे कहते हैं? क्लोनिंग जब मल्टीपल आइडेंटिकल कॉपीज बनाएगा डीएनए की, यानी रिकॉम्बिनेंट डीएनए की आइडेंटिकल मल्टीपल कॉपीज बनेंगी, तो इसको क्लोनिंग कहेंगे। अब रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनता कैसे है देखते हैं। रिकॉम्बिनेंट डीएनए भाई प्लाज्मिड है, और प्लाज्मिड में एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होता है, ठीक है, और इसको ही हम क्या है, जिसमें एक प्रॉपर्टी क्या होती है, प्रॉपर्टी इसमें ये होती है कि ऑटोनोमसली रेप्लिकेट हो सकता है ये, ठीक है। सबसे बड़ी बात क्या है, इस एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए की सर्कुलर जो होता है, इसकी प्रॉपर्टी है कि ऑटोनोमसली ये रेप्लिकेट हो सकता है, ठीक है, और इसको हम लेंगे एज ए डिजायर्ड जीन। डिजायर्ड जीन के लिए प्लाज्मिड डीएनए एक्ट एज, और ये वेक्टर की तरह भी काम कर सकता है, ठीक है। इट इज यूज टू ट्रांसफर, और इसी वेक्टर को हम ट्रांसफर द पीस ऑफ डीएनए अटैच्ड टू इट्स द होस्ट। तो जो भी डिजायर्ड जीन है हम वेक्टर में इंसर्ट करेंगे, और देन फिर ये रिकॉम्बिनेंट हो जाएगा एक तरह से, और इसको फिर हम ट्रांसफर करेंगे होस्ट में। तो यहाँ पर प्लाज्मिड ऑल्सो कंटेन जीन रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग। तो प्लाज्मिड का जो डीएनए, यानी प्लाज्मिड जो डीएनए सर्कुलर डीएनए है, यहाँ पर एक एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन होगा, यानी इस पर किसी भी एंटीबायोटिक का इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये कैसा है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट है। प्लाज्मिड डीएनए कट विद द स्पेसिफिक रेस्ट्रिक्शन। अब प्लाज्मिड डीएनए है तो इसके लिए, इसको काटने के लिए इसके कुछ टूल्स भी हैं। तो यहाँ पर जो टूल्स है इसको बोल सकते हैं मॉलिक्यूलर नाइफ्स या मॉलिक्यूलर सीजर। तो यहाँ पर ये कहलाएंगी आपकी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, जिनके द्वारा डीएनए को कट किया जाएगा, और बोल सकते हैं मॉलिक्यूलर सीजर। तो जो कि डीएनए को स्पेसिफिक लोकेशन पर कट करते हैं, जो कि आप आगे जाकर देखेंगे। द डीएनए ऑफ इंटरेस्ट। अब डीएनए ऑफ इंटरेस्ट जो हमें चाहिए टू बी इंसर्ट, जो हमें इंसर्ट करना है, कट विद द सेम, यानी कि जो वेक्टर है वहां पर भी जो कट लगाएंगे वो सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से लगाएंगे, ठीक है, जिससे हमने डिजायर्ड डीएनए कट किया था। अब क्या है कि द डीएनए ऑफ इंटरेस्ट, हमने डीएनए ऑफ इंटरेस्ट ले लिया और उसको हाइब्रिडाइज कर दिया है प्लाज्मिड। मान लो ये कोई हमारा डिजायर्ड जीन है, और इसको हमने, ये हमारा वेक्टर है, तो यहाँ पर हमने लाइगेट कर दिया इस तरह से। तो अब ये लाइगेट कर दिया, यानी ये हाइब्रिड बन गया एक तरह से। तो अब ये क्या है, हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए है, ठीक है, और इसी वेक्टर को हम, अब रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन गया, इसको हम ट्रांसफर करेंगे होस्ट में। आगे देखते हैं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए इज देन ट्रांसफर्ड टू द होस्ट सच एज ए कोलाई, वेयर इज, यहां पर रिकॉम्बिनेंट डीएनए को ट्रांसफर किया होस्ट में, जैसे कि मान लिया कोलाई है, और रेप्लिकेट एंड यूजिंग द होस्ट रेप्लिकेट मशीनरी, और रेप्लिकेट करेगा, मल्टीपल कॉपीज बनाएगा। तो व्हेन कोलाई जब इसका कल्चर किया, जब कोलाई को कल्चर मीडियम में रखा, और इसमें कल्चर मीडियम कैसा है, उसमें एंटीबायोटिक है, ओनली सेल्स कंटेनिंग रिकॉम्बिनेंट डीएनए, ओनली वो सेल्स जो कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए कंटेन किए हैं, टू बी एबल टू सर्वाइव ड्यू टू एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन। तो वो ही जो डीएनए, रिकॉम्बिनेंट डीएनए है, सर्वाइव कर पाएगा जिनमें एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन है, क्योंकि उस पर जो मीडियम है जो एंटीबायोटिक का, उसका कुछ असर ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि कैसा है, उसके पास रेजिस्टेंट जीन है। सो वन विल बी एबल टू आइसोलेट द रिकॉम्बिनेंट, और इस प्रकार हम रिकॉम्बिनेंट को क्या कर सकते हैं, आइसोलेट और अलग कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखना क्या है कि जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, यहाँ पर हमने मॉलिक्यूलर नाइफ्स की बात की थी, तो यहाँ पर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कैसे हैं, यहाँ पर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम ये क्या करते हैं, रिकॉग्नाइज करते हैं। इनका देखिए ऐसे ही नहीं कि कहीं भी काट देंगे, नहीं, ये सबसे पहले क्या करेंगे, उसको रिकॉग्नाइज करेंगे, उस सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज करेंगे जहां पर इनको कट करना है। फिर क्या है,
ये न्यूक्लियस फैमिली से बिलोंग करते हैं जितने, ये जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है ये किससे बिलोंग करते हैं, न्यूक्लियस फैमिली। तो यहाँ पर दो तरह के हैं, एंडोन्यूक्लियस और एक्सोन्यूक्लियस। अब एंडोन्यूक्लियस क्या करेगा, डीएनए को जो कट करता है विद इन द डीएनए, ये कैसा करता है ये याद रखिए, विद इन द, एंडो है तो विद इन करेगा, एक्सो है तो डीएनए के एंड्स पर कट करेगा। ठीक है, बताया गया है कि अभी तक मतलब जो है 900 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स जो हैं वो आइसोलेट कर लिए गए हैं। ठीक है, इतना बस आप जनरल नॉलेज में याद रखिए। रिकॉग्निशन सीक्वेंस, यहाँ पर पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस की बात की गई है, तो यहाँ पर जो एंडोन्यूक्लियस है वो मोस्टली पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस को क्या करता है, रिकॉग्नाइज करता है। पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस वो होते हैं कि जिन्हें आगे और पीछे से एक जैसा पढ़ा जाए, वो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस होते हैं। जैसे आप अपना मतलब कभी बीच में वो उस तरह का वो नहीं चलता था डालडा, तो डालडा को आगे से पढ़ो तो भी डालडा और पीछे से पढ़ो तो भी डालडा, फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, तो यहाँ पर सीक्वेंस ऑफ बेस रीड बोथ बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड, वही हमने बताया आपको, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस वही होते हैं कि जिन्हें आगे से और पीछे से दोनों को एक जैसा पढ़ा जाए, जैसे कि ये सीक्वेंस है आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर जो एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है वो हमेशा जी ए सीक्वेंस पर कट करेगा, जी ए सीक्वेंस पर ऐसे कट करता है। ठीक है, तो restriction enzyme cut the little away from the center of palindrome side but between the same two base on the opposite strands. As a result, अब क्या है कि जब एंडोन्यूक्लियस एंजाइम कट करेगा तो यहाँ पर कुछ इस तरह स्टिकी एंड्स बन जाएंगे। कि देखिए थोड़ा सा ये ओवरहैंग करेगा इस तरह, और ये यहाँ पर और कुछ ये इस तरह से, तो लटकते हुए से इसके एंड होंगे, मतलब ओवरहैंग एंड होंगे जैसा आप देख रहे हैं। तो ये आसान होता है लाइगेट होने में। तो स्टिकी एंड्स फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विद देयर कंप्लीमेंट्री काउंटर पार्ट विद द हेल्प ऑफ डीएनए लाइगेज, यानी जो डीएनए लाइगेज एंजाइम है ऐसे एंड्स को बहुत इजिली लाइगेज करता है जो स्टिकी एंड्स होते हैं। सो ऑल दीज प्रोसेस फ्रॉम द बेसिस ऑफ, तो इसी प्रोसेस, ऑल दीज प्रोसेस, इस सभी प्रोसेस में जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का जो बेस है, देख सकते हैं यहाँ पर डायग्राम में, ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का एक्शन है, वो मैं आपको बता चुकी हूँ कि जो पेलिंड्रोमिक सीक्वेंस होते हैं तो एंडोन्यूक्लियस जो है जीए सीक्वेंस पर मोस्टली कट कर रहा है, और इस कैसे बन रहे हैं, स्टिकी एंड बन रहे हैं, आप देखिए यहाँ पर। ठीक है, स्टिकी एंड बन रहे हैं और ज्वाइन हो रहे हैं लाइगेज एंजाइम से, लाइगेज एंजाइम से फिर रिकॉम्बिनेंट डीएनए हो रहा है। नेमिंग का क्या है कि यहाँ पर जो फर्स्ट लेटर जो है वो जीनस ऑफ ऑर्गेनिज्म फ्रॉम विच एंजाइम इज डिराइव्ड। ठीक है, और जैसे कि आपका ये देखिए सेकेंड एंड थर्ड जो लेटर हैं वो स्पीसीज को दर्शाते हैं, और फोर्थ लेटर नेम ऑफ द स्ट्रेन, एंड फर्स्ट जो लेटर है यहाँ पर, जैसे फॉर एग्जांपल इको R1 है, अब इको R1 है तो यहाँ पर जो फर्स्ट लेटर बताता है क्या, जीनस को। अब इसमें सेकेंड लेटर, सेकेंड और थर्ड लेटर यानी स्पीसीज ऑफ द ऑर्गेनिज्म, और फोर्थ लेटर जो है वो नेम ऑफ द स्ट्रेन, एंड रोमन नंबर जो है वो ऑर्डर ऑफ द आइसोलेशन। तो यहाँ पर इको R1 में डिराइव्ड फ्रॉम इकोलाई स्ट्रेन R है, एंड इट इज द फर्स्ट टू बी डिस्कवर्ड, जो कि पहली बार डिस्कवर्ड हुआ था। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, अब क्या है कि जो भी कट हुआ पार्ट, ठीक है, तो द फ्रेगमेंट्स हमें मिलेंगे, डीएनए के फ्रेगमेंट्स मिलेंगे, डीएनए के फ्रेगमेंट्स जब मिलेंगे तो वो फ्रेगमेंट्स काफी बड़े बड़े होंगे, और उन फ्रेगमेंट्स, इतने बड़े फ्रेगमेंट्स को नहीं आप वो कर सकते हैं। तो यहाँ पर फ्रेगमेंट्स ऑब्टेन आफ्टर कटिंग विद रेस्ट्रिक्शन एंजाइम सेपरेट बाय द यूजिंग, तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से जो फ्रेगमेंट्स मिले वो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के द्वारा उन्हें अलग किया जाता है, क्योंकि जो फ्रेगमेंट्स हैं वो काफी बड़े हैं, तो हमें एक मतलब पर्टिकुलर कुछ साइज का चाहिए। तो इसके लिए हमें जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करनी पड़ेगी। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में क्या है कि जो डीएनए है हमारा वो नेगेटिव चार्ज है, ये देखिए ये डीएनए हमारा नेगेटिव चार्ज फ्रेगमेंट है और वो एनोड की तरफ मूव करेगा। ठीक है, तो जो सबसे छोटा यानी जो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस है उसमें जो जेल होता है हमारा एग्रोस जेल, उसका मैट्रिक्स होता है वो एक छन्नी की तरह काम करता है। तो जो बड़ा बैंड होगा वो पीछे की तरफ रह जाएगा, जो छोटा छोटा बैंड है वो आगे तक मूव करेगा।
तो यहाँ पर ये एनोड कैसा है, पॉजिटिव चार्ज है, और ये डीएनए कैसा है, नेगेटिव चार्ज। तो नेगेटिव कैसा है, पॉजिटिव की तरफ मूव करेगा। सो फ्रेगमेंट सेपरेटेड अकॉर्डिंग टू देयर साइज। तो यहाँ पर इसका इलेक्ट्रोफोरेसिस का जो बेसिक्स ये हैं कि साइज के अकॉर्डिंग, साइज के बेस पर ये कैसे हो रहे हैं, साइज के बेस पर ये अपने अलग हो रहे हैं। सो फ्रेगमेंट जो है सेपरेट हो रहे हैं अकॉर्डिंग टू देयर साइज बाय सीविंग प्रॉपर्टी ऑफ एगरोस जेल। सो स्मॉलर द फ्रेगमेंट्स फर्दर इट मूव। स्मॉलर फ्रेगमेंट जो है मैंने बताया वो आगे तक मूव करेंगे, जो बड़ा बैंड है वो पीछे ही रह जाएगा। स्टेनिंग डाइज सच एज इथीडियम, यहाँ पर बैंड्स हमें दिखते नहीं है, तो बैंड्स विजुअलाइज्ड हो इसके लिए हम एक डाई यूज करते हैं, उसको इथीडियम ब्रोमाइड बोलते हैं और शॉर्टकट में ETBR बोलते हैं। और ऐसे ही नहीं, ये डाई से भी दिख जाएंगे। लाइट कैसी होनी चाहिए, यूवी विजिबल, ठीक है, ठीक है, यूवी लाइट होनी चाहिए। यहाँ पर आप अंडरलाइन करिएगा कि स्टेनिंग डाई कौन सी होती है, ETBR। इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्टली पूछ लिया जाता है, और लाइट का भी एक्सपोजर आप याद रखिए। और किस बेस पर हो रहे हैं, अकॉर्डिंग टू द साइज एंड सीविंग प्रॉपर्टी ऑफ एगरोस जेल। डीएनए पर चार्ज क्या होता है, ये भी याद रखिए, नेगेटिव चार्ज होता है डीएनए पर। मूव कहां करते हैं, टूवर्ड्स द एनोड। फिर क्या होता है कि रेडिएशन में हमें ये विजुअलाइज्ड हो गया, डीएनए फ्रेगमेंट्स दे गया। अब ये डीएनए फ्रेगमेंट जो है ब्राइट ऑरेंज कलर का हमें एज ए बैंड फॉर्म में दिख रहा है, किस पर, एगरोस मैट्रिक्स पर। एगरोस जो है हमें एक बैक्टीरिया एगरोस जो एक बोलते हैं शैवाल होता है जिससे हमें मिलता है, एल्गी होता है, ठीक है। सो दीज बैंड्स आर कट फ्रॉम द एगरोस जेल। अब ये क्या है, हमें जो बैंड चाहिए उसको हमने कट कर लिया फ्रॉम द एगरोस जेल और एक्सट्रैक्ट करेंगे उस जेल से। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, इल्यूशन, ठीक है। और डीएनए फ्रेगमेंट्स अब क्या है, प्यूरिफाइड। अब प्यूरिफाइड डीएनए हमें मिल गया है। अब ये प्यूरिफाइड डीएनए फ्रेगमेंट जो है वो हम आगे फर्दर यूज करेंगे रिकॉम्बिनेंट डीएनए के कंस्ट्रक्शन में। देखिए आगे आपको ब्रीफली बताएगा कि कंस्ट्रक्शन में ये हो रहा है, ठीक है। फिर हो रहा है तो उसमें किन किन औजारों की जरूरत पड़ रही है, यानी मॉलिकुलर भाषा में बोलें तो हमें मॉलिकुलर सीजर की जरूरत पड़ रही है, ठीक है। और इसमें इलेक्ट्रोफोरेसिस कराएंगे। आगे देखते हैं, क्लोनिंग वेक्टर एंड होस्ट एज ए टूल्स फॉर रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। यानी क्लोनिंग वेक्टर और होस्ट में जो है वो जो टूल्स यूज हो रहे थे रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में, वो है क्लोनिंग वेक्टर। अब क्लोनिंग वेक्टर की बात करें, क्लोनिंग वेक्टर हमारा वो होता है जिसमें हमें डिजायर्ड जीन को इंसर्ट कराना होता है और तब वो हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन जाता है और कह सकते हैं वो क्लोनिंग वेक्टर है। सो प्लाज्मिड एंड बैक्टीरियोफाज। अब यहाँ पर क्लोनिंग वेक्टर कौन कौन से हो सकते हैं, मान लो बैक्टीरियोफाज हो सकता है, प्लाज्मिड्स हो सकते हैं, और कॉमनली यूज्ड एज ए क्लोनिंग वेक्टर। So both of these have the ability to replicate within the bacterial cell independently, ठीक है, independent of the chromosomal DNA। तो बैक्टीरियोफाज में क्या है, have a high copy number within the bacterial cell। बैक्टीरियोफाज मतलब जब वायरस जो है बैक्टीरियल सेल में अपना वायरुलेंस इंसर्ट कर देता है तब उस कंडीशन में वो बैक्टीरियोफाज कहलाता है। एंड प्लाज्मिड क्या है, प्लाज्मिड्स may have 1 to 2 copy number to 15 to 100 copy number per cell, ये बना सकते हैं। if foreign DNA is linked to the vector, अगर foreign DNA जो है वो लिंक हो जाता है वेक्टर से, इट इज मल्टीप्लाई। अब क्या करेगा, ये मल्टीप्लाई करेगा टू द नंबर इक्वल टू द कॉपी नंबर ऑफ वेक्टर, कहां पर, होस्ट के अंदर। सो फीचर्स, अब यहां पर क्या है कि कंपोनेंट ऑफ प्लाज्मिड क्लोनिंग वेक्टर। अब क्लोनिंग वेक्टर में ऐसा होता क्या है, मतलब जिसे हम होस्ट में ट्रांसफर करते हैं इसमें क्या ऐसी फीचर्स होते हैं उन पर गौर करते हैं। कि देखिए एक तो इनमें ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होता है। तो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होना बहुत जरूरी है क्योंकि यहीं पर हमें क्या है, अपना डिजायर्ड जो डीएनए है, जो बोलते हैं एलियन डीएनए, उसको हमें इंसर्ट करना है और यहीं पर करना है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर रेप्लिकेशन की जो पोटेंशियल है वो ज्यादा होती है। सो रेप्लिकेशन स्टार्ट फ्रॉम ओराई।
दूसरा क्या है, origin of replication की वो जो क्वालिटी है, और I can be made to replicate with the help of this genetic engineering may control copy number of the recombinant DNA. सिलेक्टेबल मार्कर की बात करते हैं, these gene help to select recombinant. अब इनमें ऐसे बोलते हैं एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन होते हैं, जैसे कि ये आपका देख सकते हैं एम्पसिलिन है, टेट्रासाइक्लिन है, ये कैसे दो रेजिस्टेंट जीन है, और इन्हीं के बेस पर हम क्या है रिकॉम्बिनेंट और नॉन रिकॉम्बिनेंट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, इसलिए एज ए सिलेक्टेबल मार्कर जरूरी है. So these gene helps to select recombinants over non-recombinants antibiotic resistant genes such as ampicillin resistant, tetracycline resistant, सब as a selectable marker. अगर selectable marker की बात पूछी जाए तो आप बता सकते हैं. Cloning site, these site refer to the recognition site for the restriction enzyme. Cloning site मतलब वो है कि जहां पर हमें अपना डिजायर्ड डीएनए जो है वो इंसर्ट करना है. मान लीजिए हमने अपना डिजायर्ड डीएनए जो है वो टेट आर वाली यानी टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन उसमें इंसर्ट करवाया. ठीक है, तो अभी तक क्या था कि जब इसमें इंसर्ट नहीं कराया था तब एम्पसिलिन और टेट आर दोनों ही कैसे थे रेजिस्टेंट, यानी एम्पसिलिन का भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस प्लाज्मिड पर और टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक का भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा. लेकिन जब हम इसमें इंसर्ट करा देंगे तब ये क्या है टेट्रासाइक्लिन सेंसिटिव हो जाएगा. ठीक है, टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक के लिए, यानी अब इस पर फर्क पड़ सकता है. ठीक है, अब इस पर इफेक्ट पड़ सकता है. तो देखते हैं, देखिए क्लोनिंग साइट, दिस साइट रिकॉग्नाइज द साइट ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम यानी EcoR1 और हिंद थर्ड, PVU1 एंड BAMH1 और ये सब हो सकती हैं. देखिए BAMH1 और PVU एम्पसिलिन में है. ठीक है, EcoR1 है, हिंद थर्ड है, तो ये साइट हो सकती है क्लोनिंग. सो दीज आर साइट वेयर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कट द डीएनए. ठीक है, यहाँ पर जो ये साइट है जहाँ पर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के द्वारा कट कर सकते हैं और डीएनए को इंसर्ट कराएंगे. देयर क्लोनिंग प्रोसेस बिकम कंप्लीट व्हेन मोर देन वन रेस्ट्रिक्शन साइट आर प्रेजेंट. सो देयरफॉर लाइगेशन इज कैरिड. अब क्या है रेस्ट्रिक्शन साइट जो हमने पहचान ली वहां पर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट कर दिया और फॉरेन डीएनए को हमने इंसर्ट करवा दिया और इसको लाइगेज कर दिया लाइगेज एंजाइम के से. अब देखते हैं कि हाउ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन हेल्प इन द सिलेक्टिंग रिकॉम्बिनेंट. अब हम रिकॉम्बिनेंट को सिलेक्ट कैसे करेंगे. सपोज दैट टेट आर जीन हैज BAMH1 रिकॉग्निशन साइट. यहाँ पर देखिए टेट आर में BAMH1 रिकॉग्निशन साइट है और यहाँ पर वेयर BAMH1 इज यूज्ड फॉर रेस्ट्रिक्शन. अब यहाँ पर इन्होंने इसको पहचान लिया कि भाई हमें यहाँ पर कट करना है और फॉरेन डीएनए को इंसर्ट कराना है, फॉरेन डीएनए को इंसर्ट कराना है विद इन द टेट आर जीन के अंदर. हेंस अब टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन इज नॉट प्रेजेंट इन रिकॉम्बिनेंट्स. ठीक है, सो रिकॉम्बिनेंट्स विल ग्रो ऑन द मीडिया कंटेनिंग एम्पसिलिन. रिकॉम्बिनेंट विल ग्रो ऑन द मीडिया कंटेनिंग एम्पसिलिन, यानी ऐसा मीडिया जिसमें एम्पसिलिन एंटीबायोटिक है तो उसमें तो वो ग्रो करेंगे रिकॉम्बिनेंट्स. लेकिन ऐसा रिकॉम्बिनेंट मीडिया जिसमें टेट्रासाइक्लिन है उसमें वो ग्रो नहीं करेंगे. क्यों? क्योंकि अब उसमें फॉरेन डीएनए को इंसर्ट करा दिया है और फॉरेन डीएनए के इंसर्ट कराते ही टेट्रासाइक्लिन जो है वो अब टेट्रासाइक्लिन सेंसिटिव हो गया है, यानी अब उस पर उस एंटीबायोटिक का इफेक्ट पड़ेगा और वो सर्वाइव नहीं कर पाएगी. सो अदर हैंड नॉन रिकॉम्बिनेंट्स विल ग्रो ऑन द मीडियम कंटेनिंग एम्पसिलिन. अब अगर जो नॉन रिकॉम्बिनेंट है, जो नॉन रिकॉम्बिनेंट जिसमें जिन्होंने रिकॉम्बिनेशन जिनमें रिकॉम्बिनेशन हुआ ही नहीं, विल ग्रो ऑन मीडियम कंटेनिंग, जिनमें नॉन रिकॉम्बिनेंट है वो एम्पसिलिन में भी ग्रो करेंगे और मीडियम कंटेनिंग टेट्रासाइक्लिन और टेट्रासाइक्लिन वाले में भी करेंगे. सो इन दिस वे, इस बेसिस पर हम जो है वो इनका सिलेक्शन करते हैं और इसमें जो एंटीबायोटिक्स हैं जो रेजिस्टेंट जीन है वो हेल्प करते हैं. अल्टरनेट सिलेक्टेबल मार्कर. अल्टरनेट सिलेक्टेबल मार्कर क्या है कि अदर देन एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन मार्कर कैन बी यूज्ड.
जैसे कि वन ऑफ देम जीन कोडिंग फॉर, मान लो अगर यहाँ पर लैक ओपेरॉन जीन हो, यहाँ पर उसके लिए वेक्टर हम अलग लेंगे, UV8 होगा, तो लैक ओपेरॉन लेंगे। अगर ये पार्ट जो लैक ओपेरॉन का, वहां पर 5 जीन ऐसे होते हैं जो कि क्या बनाते हैं, गैलेक्टोज बनाते हैं। क्या बनाते हैं? बीटा गैलेक्टोज, अल्फा galactosidase, and so when foreign gene is inserted within a galactosidase gene enzyme, so galactosidase get inactivated। अब हमने उस जीन में अगर हमने फॉरेन डीएनए इंसर्ट किया तो जो गैलेक्टोसाइडेज जीन है वो अब नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि अब वो डिस्टर्ब हो गया तो नहीं बनाएगा, जब नहीं इंसर्ट किया था तब बना रहा था। सो देन द बैक्टीरिया आर ग्रोन ऑन अ क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट। अब इस कंडीशन में एक डाई है वो हमारी हेल्प करेगी फॉर सिलेक्शन। तो यहाँ पर जो क्रोमोजोनिक सबस्ट्रेट है सो वो ब्लू कलर देती है, यानी अगर नॉन रिकॉम्बिनेंट्स विल प्रोड्यूस ब्लू कलर कॉलोनीज एंड रिकॉम्बिनेंट्स विल प्रोड्यूस कलरलेस कॉलोनीज। यानी कि ब्लू कलर तब देगी जब गैलेक्टोसाइडेज बनेगा, और जब गैलेक्टोसाइडेज नहीं बनेगा तो यानी कलरलेस है तो कॉलोनीज व्हाइट बनी, तो ये रिकॉम्बिनेंट्स की पहचान हो। तो हम इस बेसिस पर भी हम क्या कर सकते हैं? सिलेक्शन कर सकते हैं। अब क्लोनिंग वेक्टर फॉर प्लांट्स के लिए देख लीजिए, टीआई प्लाज्मिड है, यहाँ पर देखिए टीआई प्लाज्मिड है जो कि ट्यूमर को इंड्यूस करने वाला है होता है। अब इसको हम इसमें हमने थोड़ा सा जीन ऑल्ट्रेशन कर दिया और इसमें फेरबदल करके हमने प्लाज्मिड जो है अपना डिजायरेबल बना लिया इस तरह से। अब हम इसको एज ए प्लांट्स में यूज करते हैं, ठीक है। आर्ट्यूमिफेशियंस इज ए प्लांट पैथोजन जो कि प्लांट्स में एक क्राउन गॉल डिसीज को क्या बोलते हैं, बनाता है। हाँ, तो वो हमने जो डिसीज फैलाने वाला जीन है वो हम हटा देंगे और इस तरह से उसकी जो दूसरी प्रॉपर्टी है उसको हम और ज्यादा इन्हांस करेंगे इसी जेनेटिक इंजीनियरिंग का यूज करके। और अब जो हमारा है वो मॉडिफाई होकर क्या कहलाएगा? टीआई प्लाज्मिड। तो टीआई प्लाज्मिड कैन बी मॉडिफाइड इनटू क्लोनिंग वेक्टर बाय रिमूविंग द जीन रिस्पॉन्सिबल फॉर पैथोजेनेसिटी। यानी कि उस जीन को ही हमने हटा दिया जो कि बीमारी को फैला रहा था। अब रेट्रोवायरस क्या होता है? इसी तरह रेट्रोवायरस होता है कि रेट्रोवायरस जो है इसमें एक ट्यूमरस प्रॉपर्टी और बोल सकते हैं कैंसरस प्रॉपर्टी होती है। तो इसमें हमने क्या किया, उसका जो वायरलेंस वाला पार्ट है उसको हमने इनएक्टिवेट करवाएंगे, यानी वो जीन को ही हटवाएंगे, ठीक है, और एज ए क्लोनिंग वेक्टर उसको यूज करेंगे। कॉम्पिटेंट होस्ट। अब कॉम्पिटेंट होस्ट, अगर हमें वेक्टर को क्या करना है? होस्ट में ट्रांसफर करना है, तो होस्ट जरूरी थोड़ी ना मान जाए कि भाई हम जो है इसको भाई वेक्टर आ रहा है तो हम बिल्कुल तैयार हैं इसके लिए। तो इसको तैयार होने के लिए अपनी कुछ कंडीशंस को चेंज करना पड़ता है, और चेंज करेगा तभी वो जो है एज ए वेक्टर को, यानी जो वेक्टर आ रहा है ट्रांसफर होकर उसको एक्सेप्ट करेगा। तो एक्सेप्ट करने के लिए क्या करेगा? Competent host refers to the bacterial cell have the ability to take up vector containing recombinant DNA। तो यहाँ पर कुछ मेथड हैं जिसके यूज से वो अपने आप को कॉम्पिटेंट यानी इजी कर लेगा कि जिससे कि वो इजिली रिकॉम्बिनेंट डीएनए को ले सके। तो यहाँ पर सेल्स को ट्रीट किया जाएगा कैटाइन से, जिससे कि क्या, इसकी जो मेम्ब्रेन है वो परमिएबल हो जाएगी रिकॉम्बिनेंट डीएनए के लिए, तो वो इजिली एंटर कर पाएगा। हीट शॉक्स दिए जाएंगे, यानी कि एकदम से उसे 42 डिग्री सेल्सियस दिया जाएगा, फिर एकदम से उसे आइस में रखा जाएगा तो उसे एक शॉक लगता रहेगा और इस शॉक के उसमें ही वो एक्सेप्ट कर लेगा। दूसरा तरीका ये है कि माइक्रो इंजेक्शन। जब रिकॉम्बिनेंट डीएनए जो है डायरेक्टली इंजेक्ट किया जाता है न्यूक्लियस ऑफ द एनिमल सेल, एनिमल सेल में के न्यूक्लियस में डायरेक्टली एक माइक्रो इंजेक्शन के थ्रू इंजेक्ट कर दिया जाता है। दूसरा क्या है? बायोलिस्टिक्स जीन गन। तो यहाँ पर सेल्स जो है वो एक माइक्रो पार्टिकल ऑफ गोल्ड या टंगस्टन की रॉड होती है जिसमें अपना इसको बॉम्बार्ड करवाया जाता है गन के थ्रू।
और देखिए डिसआर्म्ड वेक्टर एज ए केस डिसआर्म्ड कर दिया जाता है, यानी जैसे ट्यूमिफेसियंस था, रेट्रोवायरस था, यानी इनके पास वो औजार ही नहीं रखेगा तो वो जो इन्फेक्शन फैला पाएंगे, तो इसलिए एक ये तरीका है। अब प्रोसेस क्या है, जेनेटिक मटेरियल का आइसोलेशन कर लिया। फॉर द प्रोसेस और रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, इट्स प्योर फॉर्म, डीएनए को प्योर फॉर्म में ले लिया। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल सेल्स आर ट्रीटेड विद स्पेसिफिक केमिकल ब्रेक ओपन। ठीक है, इसको हमने क्या किया, ट्रीट किया और स्पेसिफिकली इसको हमने कट किया। सेल टू रिलीज सेलुलर कंपोनेंट सच एज डीएनए एंड आरएनए प्रोटीन्स। अब डीएनए एंड आरएनए प्रोटीन्स जो हैं इनके लिए अलग अलग इंजाइम्स होते हैं जिनके द्वारा इनको लाइगेज किया जाता है, सॉरी कट किया जाता है, लाइसिस की जाती है। कंटामिनेशन सच एज आरएनए प्रोटीन आर डाइजेस्ट किए जाएंगे। फिर एडिशन ऑफ चिल्ड इथेनॉल, अब जो भी डीएनए मिला है वो हमें दिखेगा नहीं, तो इसलिए हम क्या करेंगे, उसमें चिल्ड इथेनॉल डालेंगे, जो जिससे कि प्रेसिपिटेशन हो जाएगा, यानी व्हाइट व्हाइट सा कुछ दिखने लगेगा, और उसको हम एक ग्लास रॉड की हेल्प से उसको ले लेंगे और इस प्रोसेस को कहेंगे स्कूपिंग। कटिंग ऑफ डीएनए स्पेसिफिक लोकेशन, डीएनए को कट किया रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की हेल्प से, फ्रेगमेंट को आइसोलेट किया जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से, रिकॉम्बिनेंट डीएनए ऑब्टेन्ड हो गया बाय हाइब्रिडाइजिंग जीन ऑफ इंटरेस्ट एंड वेक्टर विद द हेल्प ऑफ एंजाइम लाइगेज डीएनए लाइगेज। तो अब यहाँ पर आप पूरा सार समझ लीजिए कि हुआ क्या है। अभी तक तो कहानी आप लोग बहुत कंफ्यूज हो गए होंगे कि कहीं हम टूल्स पढ़ रहे हैं, बीच बीच में ये चीजें भी समझना जरूरी था। डीएनए को कट कर लिया किसकी हेल्प से, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। फ्रेगमेंट्स को हमने कैसे अलग किया, इलेक्ट्रोफोरेसिस से। अब रिकॉम्बिनेंट डीएनए जो है हमें मिल गया है, अपना डिजायरेबल जीन उसमें डीएनए इंसर्ट करा के, यानी जीन ऑफ इंटरेस्ट जिसमें हमें इंटरेस्ट है जिस जीन में, उसको हमने किस में डाल दिया, रिकॉम्बिनेंट डीएनए में, विद द हेल्प ऑफ बैक्टर, विद द बैक्टर। अब ये क्या करेगा, और इसको फिर हम जोड़ देंगे कौन से एंजाइम से, डीएनए लाइगेज एंजाइम कैसा है, ज्वाइनिंग एंजाइम। फिर क्या करेंगे, पीसीआर करवाएंगे। अब पीसीआर करवाएंगे तो पीसीआर में क्या होगा, रिकॉम्बिनेंट डीएनए कैन बी एम्पलीफाइड, इसको एम्पलीफाई किया जाएगा। सेवरल आइडेंटिकल, इसकी कई कॉपीज बनाई जाएंगी, मल्टीपल आइडेंटिकल कॉपीज बनाएंगे, वो किसके थ्रू होगा, पीसीआर के थ्रू। यहां पर पीसीआर में क्या होगा, टू सेट्स ऑफ प्राइमर, तो टू सेट्स ऑफ प्राइमर that are complementary to the region of DNA, so enzyme DNA polymerase and deoxynucleotide are add और DNTPs ऐड होंगे। अब पीसीआर में क्या क्या स्टेप्स होते हैं, डीनेचुरेशन होगा, एक्सटेंशन होगा, ये देख लीजिए। सबसे पहला स्टेप डीनेचुरेशन, यहां पर हीट होगा, फिर एनलिंग होगी, एंड लास्ट स्टेप एक्सटेंशन, फिर एक्सटेंशन होगा और एम्प्लीफिकेशन होगा। तो यहाँ पर डीनेचुरेशन के लिए क्या है, डीएनए को तोड़ा जाएगा, डीनेचर यानी कि डीएनए को तोड़ा जाएगा, और इसके लिए एक हाई टेम्परेचर दिया जाता है, मतलब 94 डिग्री टेम्परेचर तक। उसके बाद यहाँ पर इतने टेम्परेचर में कोई मामूली बात नहीं है डीएनए पॉलीमरेज का काम करना, तो इसके लिए हमें एक स्पेसिफिक डीएनए पॉलीमरेज चाहिए, तो वो होता है हमारा थर्मस इक्वेटिकस, जो कि इस टेम्परेचर में सर्वाइव हो सकता है और तोड़ सकता है। सो अब रेप्लिकेशन एक्सटेंशन में क्या है, ये देखिए डीएनए पॉलीमरेज, सॉरी डबल हेलिकल डीएनए डीनेचर्ड हो जाएगा प्रोवाइडिंग हाई टेम्परेचर पर। ठीक है, फिर जो डीएनए पॉलीमरेज है डज नॉट गेट डिग्रेडेड इन द सच अ हाई टेम्परेचर, सो डीएनए पॉलीमरेज यूज्ड दिस रिएक्शन थर्मोस्टेबल थर्मस इक्वेटिकस जो है टैक पॉलीमरेज यूज करेंगे। फिर एक्सटेंशन क्या है कि रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए, यहाँ पर डीएनए का रेप्लिकेशन होगा, कैसे, प्राइमर ऐड हो जाएंगे बोथ टेम्पलेट पर, और जो डीएनए टैक पॉलीमरेज है वो डीएनटीपीज को ऐड करता जाएगा। फिर क्या है, दिस साइकिल इज रिपीटेड सेवरल टाइम्स, और 1 मिलियन आइडेंटिकल कॉपीज बना लेगा डीएनए की, बहुत सारी कॉपीज बना लेगा। इंसर्शनल ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए, insertional of recombinant DNA into the competent cell। फिर क्या होगा, इतना होने के बाद
इंसर्शन रिकॉम्बिनेंट डीएनए इनटू द होस्ट। अब रिकॉम्बिनेंट डीएनए का इंसर्शन कराया गया सेवरल मेथड्स, यानी ट्रांसफॉर्मेशन इन केस ऑफ बैक्टीरिया एंड डिसार्म्ड बैक्टीरिया, ये हम पढ़ चुके हैं ऊपर, जो भी है शॉर्टकट में। वायोलिस्टिक माइक्रो इंजेक्शन, किस किस मेथड से हम इसको कॉम्पिटेंट सेल में इंजेक्ट करवाते हैं, ये हम देख चुके हैं। आगे क्या था, ऑब्टेनिंग ऑफ द फॉरेन जीन प्रोडक्ट। फॉरेन जीन प्रोडक्ट हमें मिल जाता है, और इसमें क्या होता है कि इन दिस स्टेज विच रिकॉम्बिनेंट डीएनए वाज प्रोड्यूस्ड, रिकॉम्बिनेंट डीएनए जो है वो प्रोड्यूस हो जाएगा, और द सेल कंटेनिंग रिकॉम्बिनेंट डीएनए विल प्रोड्यूस नोबल प्रोटीन, जिसमें कैसा है, हमारा डिजायरेबल प्रोडक्ट है। और फिर हम इसका लार्ज स्केल पर क्या करेंगे, प्रोडक्शन करवाएंगे, और हमें प्रोडक्ट मिलेंगे। अब चाहे वो प्रोडक्ट हमने एंटीबायोटिक्स के लिए बनाए हों, वैक्सीन हो, या फिर इंजाइम्स हो, ठीक है, या फिर फूड इंडस्ट्री में चीजें यूज कर रहे हों उस तरह से। तो और continuous culture, so used culture media is drained from one side and fresh culture media is added from the other side. The cells are kept throughout their exponential phase and large biomass is produced by this method. तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा, और उम्मीद है कि आप एग्जाम में अच्छा करेंगे, और ये टॉपिक बहुत ही अच्छा है अगर समझ में आ जाए तो। कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि अगर कोई क्वेरी हो तो। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें।